गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया तक का टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया था। आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड्स जो होते हैं बेसिकली सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि जनरली डबल मेम्ब्रेन से बने हुए होते हैं। ठीक है, अब ये जो प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है, इनका डबल मेम्ब्रेन होता है, इनका अपना डीएनए होता है, इनका खुद का डीएनए होने की वजह से ही हम लोग इनको क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये जो प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है, इनका ऑल्टरनेट एक और जो नेचर होता है कि ये स्टोरेज का भी काम करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे जनरली हम लोग प्लास्टिड्स को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में क्या डिफरेंस है? एक तो स्ट्रक्चर का डिफरेंस है थोड़ा बहुत, दूसरा डिफरेंस है कलर का। ठीक है, जैसे सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट जो है दैट इज कम्प्लीटली कलरलेस, उसमें कोई भी कलर नहीं होता है। ठीक है, फिर क्रोमोप्लास्ट के बारे में बात करें तो क्रोमोप्लास्ट जो है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स रहते हैं एक्सेप्ट ग्रीन। ग्रीन को छोड़ करके जैसे ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया, पर्पल हो गया, इस टाइप के जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं बेसिकली वो क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एंड फाइनली क्लोरोप्लास्ट पे आते हैं। क्लोरोप्लास्ट हम लोगों को पता है कि उसमें क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, तो कलर के बेसिस पे हम लोगों ने इनको डिवाइड किया। अब ल्यूकोप्लास्ट के बारे में डिस्कशन करें तो जैसे मैंने बोला कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कम्प्लीटली कलरलेस होता है। ठीक है, तो ये ऐसे इसमें कोई पिगमेंट नहीं है, तो इसका स्टोरेज के सिवा और कोई दूसरा फंक्शन जो है ल्यूकोप्लास्ट का नहीं है। ठीक है, अब ल्यूकोप्लास्ट जो है ऑब्वियसली डबल मेम्ब्रेन का होता है, एक छोटा सा ओवॉइड या ये कहना चाहिए हम लोगों को स्फेरिकल टाइप का एक वैक्यूल के जैसा स्ट्रक्चर होता है मोस्टली। ठीक है, अब ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये और दूसरे शेप्स का भी हो सकता है, फिलामेंटस शेप का हो सकता है, या स्टार शेप का, या रिबन शेप का भी हो सकता है, हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके का। ठीक है, अब ल्यूकोप्लास्ट जो है ये बेसिकली 3 टाइप का होता है। इसको हम लोग मतलब कौन सा सब्सटेंस स्टोर कर रहा है उस बेसिस पे हम लोग ल्यूकोप्लास्ट को अगेन 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 3 टाइप के कौन से होते हैं? एक है अमाइलोप्लास्ट, दूसरा है इलायोप्लास्ट और तीसरा है एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, तीनों का जो स्टोरेज मटेरियल है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि अमाइलोप्लास्ट जो है ये स्टोर करता है स्टार्च। ठीक है, स्टार्च और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है स्टोर करने का काम कौन करता है? अमाइलोप्लास्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इलायोप्लास्ट में। इलायोप्लास्ट जो है वो फैट या लिपिड स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, एंड फाइनली हम लोग एल्यूरोप्लास्ट पे आते हैं। एल्यूरोप्लास्ट जो है ये प्रोटीन स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, अमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करेगा, इलायोप्लास्ट फैट और लिपिड्स को स्टोर करेगा, एंड एल्यूरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन को स्टोर करता है। ठीक है, अंडरस्टूड, सिंपल सी चीज़। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्रोमोप्लास्ट पे। क्रोमोप्लास्ट जो है एक ऐसा प्लास्टिड है जिसमें ग्रीन को छोड़ करके बाकी जितने कलर्स है, ठीक है, वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो जैसे पर्पल हो गया, रेड हो गया, पिंक हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, या ब्लैक हो गया, डार्क मतलब पर्पल टाइप का कलर या मैरून टाइप का कलर जो है, ये सारे कलर्स जो है इसके सभी के अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, मोस्टली ये पिगमेंट्स की कुछ कैटेगरी होती है, जैसे कि येलो कलर जो होता है वो ज़ैंथोफिल्स के वजह से होता है। ठीक है, जैसे कि येलो कलर के जितने भी वेजिटेबल्स या फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कुमड़ा है, कुमड़े के अंदर येलो कलर होता है फ्रूट में। ठीक है, तो वो किसके वजह से है? ज़ैंथोफिल के वजह से है। जैसे कैरेट में ऑरेंज कलर होता है तो वो कैरोटीन के वजह से होता है। ठीक है, और पर्पल कलर जो है, पर्पल कलर का भी अलग पिगमेंट होता है। तो इस तरीके से अलग अलग कलर्स हैं, सबके अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब क्रोमोप्लास्ट जो है वो फंक्शनल कब होता है?
कभी भी ये चीज़ तो हम लोग जनरली ऑब्जर्व करते हैं कि जब कोई भी फ्रूट जो है कच्चा रहता है तब उसका कलर दूसरा रहता है, और जब वो फ्रूट मैच्योर हो जाता है, पक जाता है, तब उसका कलर दूसरा हो जाता है। जैसे कि टमाटर है, जब कच्चा रहता है तो हरा रहता है, ठीक है, लेकिन जब पक जाता है तो लाल कलर का हो जाता है, ठीक है। या फिर अगर हम लोग पपीते के बारे में बात करें तो पपीता भी जब कच्चा रहता है ग्रीन कलर का रहेगा, जब पकेगा तो ऑरेंज टाइप का, येलो ऑरेंज टाइप का कलर जो है उसके अंदर बन जाता है, ठीक है। तो ये कलर का जो चेंज होता है ये बेसिकली क्यों होता है, जब क्लोरोप्लास्ट, कच्चे फलों में क्लोरोप्लास्ट जनरली प्रेजेंट रहता है। क्लोरोप्लास्ट जो है जब फल पक जाते हैं या सब्जियां पक जाती हैं तब ये क्लोरोप्लास्ट जो है क्रोमोप्लास्ट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए फलों का या सब्जियों का जो कलर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज नेचुरली जो डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स और डिफरेंट टाइप के क्रोटॉन्स होते हैं उनमें लीव्स में अलग अलग कलर होता है, फ्लावर्स में अलग अलग कलर होता है, वो सारे कलर्स किसके वजह से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट के वजह से ही होते हैं, ठीक है। फाइनली हम लोग आते हैं क्लोरोप्लास्ट पे जो हमारे काम की चीज़ है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है एक ऐसा प्लास्टिड है विच कंटेन्स द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल जो है या क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या करता है, सन की एनर्जी यानी कि लाइट एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब करता है और उसको केमिकल एनर्जी में यानी कि स्टार्च में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगर क्लोरोप्लास्ट के नंबर के बारे में हम लोग बात करें तो डिपेंड करता है, अलग अलग प्लांट्स जो हैं उनमें अलग अलग तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग यूनिसेल्यूलर एल्गी के बारे में बात करें, जैसे क्लेमाइडोमोनास जो है एक यूनिसेल्यूलर एल्गी है, तो उसमें 1 या 2 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। नॉर्मल कोई बड़ा मतलब हायर प्लांट है, ठीक है, हायर प्लांट के लीव्स में जो पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं, एक पैरेनकाइमा सेल में 40 से 50 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, ठीक है। या कई बार ऐसा भी होता है, कुछ एल्गी ऐसे भी हैं कि जिनके एक सेल के अंदर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट रह सकते हैं। ठीक है, तो कई सारे एल्गी ऐसे भी होते हैं कि जिनके सेल के अंदर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट रहते हैं, तो वो नंबर जो होता है क्लोरोप्लास्ट का वो वेरी कर सकता है। अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट के शेप, साइज और स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है वो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होता है। तो जनरली जो हायर प्लांट्स होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो इस तरीके का उसका एलिप्टिकल या एलिप्सॉइडल स्ट्रक्चर जो है होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग एल्गी के बारे में बात करें तो कई सारे एल्गी होते हैं, उनमें जैसे स्पाइरोगाइरा का ही एग्जांपल हम लोग लें, ठीक है। स्पाइरोगाइरा जो है उसमें रिबन शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। फिर कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें कप के शेप का क्लोरोप्लास्ट रहता है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जिनमें क्लोरोप्लास्ट जो है एकदम चपटा और तवे के जैसा या कॉइन के जैसा चपटा क्लोरोप्लास्ट होता है। कुछ एल्गी ऐसे हैं कि जिनके अंदर स्टार शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है। तो अलग अलग प्लांट या अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग शेप का मिलता है। जनरली जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें इस टाइप का एलिप्सॉइडल शेप का या ओवल टाइप के शेप का क्लोरोप्लास्ट जो है जनरली प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब साइज़ के बारे में हम लोग बात करें तो जैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनमें साइज़ जो है क्लोरोप्लास्ट का वो वेरी करता है, पर हम लोग हायर प्लांट्स का जो क्लोरोप्लास्ट है उसको कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। तो हायर प्लांट्स का जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, दैट इज 4 to 10 μm ओके इन लेंथ एंड 2 to 4 μm इन ब्रेथ। ठीक है, 4 to 10 μm इन लेंथ एंड 2 to 4 μm इन ब्रेथ, ये इसका पैरामीटर होता है, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर पर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आई थिंक बुक में भी दिया होगा, उसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्लोरोप्लास्ट जो है जैसे मैंने बताया कि एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है इसमें और एक इनर मेम्ब्रेन होता है,
आउटर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में इनर मेम्ब्रेन जो है थोड़ा ज़्यादा स्मूथ होता है। दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, एक स्पेस प्रेजेंट रहता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी था, है ना। तो ये जो स्पेस प्रेजेंट रहता है, दिस स्पेस ओके इट अगेन कंटेन्स सम सॉर्ट ऑफ फ्लूइड, इसके अंदर भी फ्लूइड रहता है, ठीक है। और ये जो स्पेस रहता है, ठीक है, ये 100 to 700 nm वाइड हो सकता है, ठीक है। दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच का जो स्पेस है ये 100 to 700 nm जो है वाइड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अंदर की तरफ। जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एक फ्लूइड जो है फिल्ड रहता है। ये जो फ्लूइड होता है इसको हम लोग जनरली स्ट्रोमा कहते हैं, या कई बार इसको मैट्रिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रोमा या ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये बना किससे होता है, ठीक है। स्ट्रोमा या मैट्रिक्स जो है इसमें बहुत सारे, जनरली बेस तो वाटर ही रहेगा, वाटर के अलावा इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, और भी कुछ कुछ पिगमेंट्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब स्ट्रोमा के बाद में अंदर में और क्या रहता है, ठीक है। अंदर में क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट में इस तरीके के चपटे कॉइन के शेप वाले कुछ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। ये जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स दिखते हैं इनको हम लोग कहते हैं थाइलाकॉइड, ठीक है। ऐसे बहुत सारे थाइलाकॉइड्स जो है एक सिंगल यूनिट के फॉर्म में भी पूरे क्लोरोप्लास्ट में फैले हुए हो सकते हैं, या कई बार क्या होता है कि थाइलाकॉइड जो है, बहुत सारे थाइलाकॉइड्स एक दूसरे के साथ इस तरीके से बाइंड करके एक स्टैक बनाते हैं। जैसे बहुत सारे कॉइन्स हैं, उनको एक के ऊपर एक हम लोग रखेंगे तो इस तरीके से स्टैक बनेगा, ठीक है। तो ये जो स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स है, ठीक है, अनिध्या का ध्यान कहाँ है, ठीक है। ये जो स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स है, इस स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स को हम लोग कहते हैं ग्राना, ठीक है। स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स को कहेंगे ग्राना। एक ग्राना में 50 से 70 थाइलाकॉइड्स एक बार में हो सकते हैं, ठीक है। 50 to 70 थाइलाकॉइड्स जो हैं एक बार में एक ग्राना के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसा एक ग्राना नहीं रहता क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ऐसे 10-15 ग्राना या उससे ज़्यादा ग्राना भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे ग्राना जो हैं पूरे क्लोरोप्लास्ट में लाइक दिस प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। अब ये जितने भी ग्राना क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहते हैं ना, ये एक शीट लाइक स्ट्रक्चर के हेल्प से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ये शीट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा लैमेले, ठीक है। ये जो शीट के जैसा स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा लैमेले, या इसको ऑल्टरनेटिवली फ्रेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। या तो स्ट्रोमा लैमेले या फिर इसको हम लोग ऑल्टरनेटिवली फ्रेट्स भी कहते हैं। ये जो स्ट्रोमा लैमेले है या ये जो थाइलाकॉइड है या ग्राना है, ठीक है, इनका जो मेम्ब्रेन रहता है, इनके मेम्ब्रेन में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है यानी कि जो क्लोरोफिल है, ठीक है, क्लोरोफिल एक्चुअली थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा लैमेले का जो मेम्ब्रेन है उसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब क्लोरोफिल जो है वो भी बहुत टाइप का होता है, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई, इस टाइप से अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। जनरली जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी के अलावा थाइलाकॉइड और जो फ्रेट्स है दोनों के मेम्ब्रेन में और भी एक्सेसरी पिगमेंट्स जो है प्रेजेंट रहते हैं, और एक्सेसरी प्रोटीन्स हैं और एक्सेसरी सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल प्लस एक्सेसरी पिगमेंट्स प्लस एक्सेसरी प्रोटीन्स, ठीक है, इनको मिला करके हम लोग कहते हैं फोटोसिस्टम्स, ठीक है। ये फोटोसिस्टम जो है हम लोगों को फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। क्या है?
क्लोरोफिल ए, बी प्लस एक्सेसरी प्रोटीन्स प्लस एक्सेसरी पिगमेंट्स सब मिला के क्या बनाते हैं, फोटो सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। और जनरली हमारे पास दो फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बाकी डिटेल उस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट जो है इसके पास अपना डीएनए भी होता है, ठीक है। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए था तो उसको हम लोगों ने एम्प्टी डीएनए बोला था, वैसे ही इसको हम लोग बोलेंगे ctDNA, क्लोरोप्लास्ट डीएनए यानी कि ctDNA जो है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब डीएनए है तो डीएनए के साथ में इसमें और क्या प्रेजेंट रहेगा, राइबोसोम्स जो है, राइबोसोम्स भी इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। क्लियर है स्ट्रक्चर, है ना, सिंपल सी चीज़ है, हमको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इसको, ठीक है। अब ctDNA है और इसके अंदर राइबोसोम्स भी है। हम लोग लास्टली आते हैं क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन पर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का प्रिंसिपल फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में यानी कि स्टार्च में कन्वर्ट करता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये प्रिंसिपल फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है कि क्लोरोप्लास्ट के पास क्योंकि अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट रहता है तो क्लोरोप्लास्ट जो है अपने खुद के फंक्शनिंग के लिए उसको जो भी प्रोटीन, जो भी एंजाइम्स और एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी लगती हैं उसको, उन सभी का सिंथेसिस जो है क्लोरोप्लास्ट खुद से कर सकता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए है तो क्लोरोप्लास्ट अपना डिवीजन खुद कर सकता है, अपने लिए प्रोटीन्स, एंजाइम्स वगैरह बनाना, हार्मोन्स जो भी है, हर चीज़ का सिंथेसिस जो है क्लोरोप्लास्ट खुद से कर सकता है। इसलिए हम लोग क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगला फंक्शन क्या है, कई बार क्लोरोप्लास्ट क्या करता है कि एंजाइम्स के स्टोरेज में या डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस जैसे स्टार्च हो गया, लिपिड्स वगैरह हो गया, उसके स्टोरेज का भी काम करता है। कई बार अपना खुद का लिपिड सिंथेसिस जो है वो भी क्लोरोप्लास्ट खुद से कर लेता है, ठीक है। तो ये 3 से 4 फंक्शन हमको क्लोरोप्लास्ट के याद रखने हैं। क्लियर है, सिंपल सी चीज़। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट से। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल बुक में दिया हुआ है दैट इज द राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स जो हैं ये ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, तो ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। और राइबोसोम्स जो हैं दे आर वेरी क्रूशियल टू एनी सेल, बिकॉज राइबोसोम्स के बगैर जो है हमारे सेल में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, इसीलिए राइबोसोम्स जो है हमारे लिए इतने ज़्यादा क्रूशियल हो जाते हैं, ठीक है। अब राइबोसोम्स जो है इसकी सबसे पहले डिस्कवरी जो है 2 साइंटिस्ट ने की थी, रॉबिन्सन एंड ब्राउन, ठीक है। रॉबिन्सन एंड ब्राउन नाम के 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1953 में इन्होंने राइबोसोम की डिस्कवरी की थी। और राइबोसोम का जो करंट नाम है राइबोसोम, ठीक है, ये जो है पैलेड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। पैलेड कॉइंड द टर्म राइबोसोम, ठीक है। अब राइबोसोम जो है बनता किससे है, ठीक है। राइबोसोम जो है सिंपली बनता है आरएनए से, ठीक है। आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोसोम सिंपली किससे बनता है, आरएनए से बनता है। जनरली अभी जब हम लोग न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा सा स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोलस है ये भी आरएनए से बना हुआ होता है और न्यूक्लियोलस से ही राइबोसोम का भी सिंथेसिस होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम का सिंथेसिस होगा और राइबोसोम जो है फिर न्यूक्लियस से निकलेगा, माइग्रेट करके कहाँ आएगा,
साइटोप्लाज्म में आएगा और अपना अपना काम करने लगेगा। क्लियर है इतना? ठीक है। तो राइबोसोम किससे बनता है? आरएनए से बनता है। ठीक है। अब राइबोसोम की क्या खासियत है कि वो वन होल सेल ऑर्गेनेल होने की जगह 2 सब यूनिट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है। तो राइबोसोम जो है एज अ होल इट इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। एक होता है लार्जर सब यूनिट और एक होता है स्मॉलर सब यूनिट। दोनों ही सब यूनिट्स जो हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म में अलग अलग प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। लेकिन दोनों सब यूनिट्स साथ में तभी आते हैं, एक दूसरे से ज्वाइन तभी होते हैं जब प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है। जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करना होता तो दोनों सब यूनिट्स जो हैं एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और साइटोप्लाज्म में अलग अलग इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस होने वाला रहता है तभी दोनों सब यूनिट्स पास में आते हैं और बाइंड करते हैं। और एक स्पेशलिटी क्या है यहाँ पे कि मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में ही दोनों सब यूनिट्स एक दूसरे से बाइंड करेंगे। अगर मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन थोड़ा भी एवरेज से कम हुआ, मतलब जितना रिक्वायर्ड लिमिट है उस लिमिट से अगर थोड़ा सा भी मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन कम हुआ तो दोनों सब यूनिट्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है। तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन चाहिए मैग्नीशियम आयन का। मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में ही जो दोनों जो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स हैं एक दूसरे से बाइंड करते हैं। ठीक है। अब तुम लोगों के बुक में आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा डिटेल में दिया होगा राइबोसोम के बारे में। ठीक है। देखो तुम लोगों के बुक में जो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, उसमें देखो कि जो लार्जर सब यूनिट है, ठीक है, उसमें इस तरीके से थोड़े से डिप्रेशंस दिए हुए हैं। ठीक है। बीच बीच में थोड़े गड्ढे के जैसा है, क्लेफ्ट बोलते हैं उसको हम लोग। ये जो क्लेफ्ट या ये जो डिप्रेशन रहता है वो लार्जर सब यूनिट में प्रेजेंट रहता है और स्मॉलर सब यूनिट जो है लार्जर सब यूनिट के ऊपर, ऐसे जैसे कि हम लोग बॉटल या किसी डब्बे के ऊपर ढक्कन लगाते हैं ना, तो वैसे ढक्कन के जैसे जो स्मॉलर सब यूनिट है वो लार्जर सब यूनिट के ऊपर फिट होता है। ठीक है। लेकिन दोनों के कंबाइन होने के बाद भी, दोनों के अटैच होने के बाद भी बीच में इस तरीके से एक गैप या एक चैनल के जैसा प्रेजेंट रहता है। ठीक है। तो ये जो गैप या ये जो चैनल है इसका प्रेजेंट रहना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो वहाँ सीन में कौन आएगा? mRNA आएगा। ठीक है। तो mRNA जो है उसको बाइंड करने के लिए जगह की ज़रूरत है। तो वो जगह प्रोवाइड करने के लिए दोनों सब यूनिट्स जो है आपस में अटैच तो होते हैं लेकिन दोनों के बीच में छोटा सा गैप रहता है सो दैट mRNA जो है अंदर जा सके और प्रॉपर प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो हो सके। ठीक है। और एक चीज़ है तुम लोगों के बुक में शायद से नहीं दिया हुआ है, अच्छा दिया है लेकिन बहुत छोटे से में दिया है। ठीक है। चलो जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, दोनों के साइज में डिफरेंस होता है। ठीक है। कैसे डिफरेंस होता है कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं उनका साइज जो है यूकैरियोटिक राइबोसोम से थोड़ा सा छोटा होता है। दो तरीके के राइबोसोम्स हैं, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों जो राइबोसोम्स होते हैं उनको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं? उनके साइज के बेसिस पे या फिर उनके सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के बेसिस पे। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट वो रेट होता है जिस रेट पर राइबोसोम्स जो हैं वो सेटल डाउन होते हैं या उनका सेपरेशन होता है। ठीक है। तो ये जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल S से। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है उसका साइज होता है 70S और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो है उसका साइज होता है 80S। ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक राइबोसोम छोटा है और यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो बड़ा है। ठीक है। अब इन दोनों के जो सब यूनिट्स हैं, ठीक है, सब यूनिट्स के बारे में भी तुम लोगों के बुक में दिया हुआ है। देखो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स है, ठीक है, उसका 2 सब यूनिट जो है क्या क्या होता है? एक होता है 50S, ये लार्जर सब यूनिट है, और दूसरा होता है 30S, ये स्मॉलर सब यूनिट है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है 50 + 30 तो 80 होता है, तो हम लोग इसको 70s क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा जनरली इसलिए होता है कि जब दोनों सब यूनिट्स आपस में एक दूसरे से बाइंड करते हैं, बाइंड करने के बाद में उनका कलेक्टिव सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो है वो 70s आता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसको 50 और 30 होने के बाद भी हम लोग उसको 70s मान के चलते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर यूकैरियोटिक के बारे में हम लोग बात करें तो यूकैरियोटिक राइबोसोम का जो लार्जर सब यूनिट है वो 60s का होता है और स्मॉलर सब यूनिट जो है वो 40s का होता है। 60 + 40 = 100, बट दोनों के ज्वाइन होने के बाद में जो कलेक्टिव सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है वो 80s आता है, इसलिए हम लोग उसको 80s से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या जाता कहीं नहीं है, रहता वहीं पर है, लेकिन जब दोनों को अगर सेपरेटली हम लोग जैसे सब यूनिट्स को अलग कर दिए, सब यूनिट्स को अलग करने के बाद में अगर हम लोग उनको सेपरेट करने के लिए जाएंगे तो तब उनका वेट अलग अलग आता है, लेकिन जब उसको जोड़ देते हैं तब कलेक्टिव वेट उसका चेंज हो जाता है, ठीक है, उस बेसिस पे, ठीक है। इतना क्लियर है। अब राइबोसोम्स जो है, राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम का प्रिंसिपल फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। अब प्रोटीन सिंथेसिस होगा कैसे? डीएनए से बनता है एमआरएनए, ठीक है। एमआरएनए जो है वो न्यूक्लियस के बाहर निकलता है, न्यूक्लियस से बाहर निकल के किससे अटैच होता है? राइबोसोम से अटैच होता है, ठीक है। अब राइबोसोम से जैसे ही एमआरएनए अटैच होता है तो एक और आरएनए होता है जिसको हम लोग टीआरएनए बोलते हैं, ठीक है। टीआरएनए क्या करता है कि वो सेल में जितने भी अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं उनको 1 बाय 1 ला करके ऐड करने का काम करता है, ठीक है। तो एमआरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस दिया है अमीनो एसिड्स का, उस सीक्वेंस के हिसाब से टीआरएनए अमीनो एसिड्स को लेकर के आता है, 1 बाय 1 एक दूसरे से उनको अटैच करता जाता है और धीरे धीरे जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक दूसरे से ज्वाइन करके एक लंबा चेन बना लेते हैं तब वो जो चेन है फाइनली जाकर के प्रोटीन कहलाता है या प्रोटीन बनता है, ठीक है। ये तुम लोगों को ये जो टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, तो अभी उतना सोचो मत उसके बारे में, बस इतना याद रखो राइबोसोम्स का प्रिंसिपल फंक्शन है क्या? प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो सेल डिवीजन के टाइम पे जो है करता है राइबोसोम। उसके अलावा भी जनरली भी क्या करता है कि सेल की ज़रूरत के लिए जो नॉर्मल एंजाइम्स होते हैं या जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं उनका भी सिंथेसिस जो है राइबोसोम नॉर्मली करता है, ठीक है। बस ये दो प्रिंसिपल फंक्शंस हमको राइबोसोम के याद रखने हैं, ठीक है। राइबोसोम के बाद नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल क्या दिया है? साइटोस्केलेटन, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंसिव, इससे मत पढ़ना तुम लोग, इससे पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज साइटोस्केलेटन, ठीक है। साइटोस्केलेटन का मीनिंग क्या होता है? साइटो का मीनिंग होगा क्या? साइटोप्लाज्म, ठीक है। और स्केलेटन का मीनिंग क्या होगा? स्केलेटन का काम क्या होता है? फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन जो है वो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत ही फाइन ट्यूब्यूल्स, बहुत ही फाइन फिलामेंट्स और बहुत ही फाइन वेसाइकल्स का एक नेटवर्क होता है जो कि हमारे साइटोप्लाज्म को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने में या हमारे साइटोप्लाज्म को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम बेसिकली करता है, ठीक है। तो तुम लोगों के बुक में हालांकि साइटोस्केलेटन उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है तो मैं उसको उतना डिटेल में जाऊँगी भी नहीं, ठीक है। साइटोस्केलेटन में देखो तुम लोगों के बुक में जैसे
तीन चीज़ें दी हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। तो ये जो तीन टाइप के फिलामेंट्स ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, इन सब का साइज़ अलग अलग होता है। जैसे कि अगर सबसे पहले माइक्रोफिलामेंट के बारे में मैं बताऊं तो माइक्रोफिलामेंट जो है लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और इनका ये बेसिकली सारे के सारे प्रोटीन से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना कि हमारे सेल के अंदर भी हड्डियां होती हैं, बेसिकली ऑल ऑफ दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स ओनली, ठीक है। प्रोटीन से बने हुए थिन फिलामेंट्स होते हैं। इनका जो डायामीटर होता है 6 नैनोमीटर होता है, ठीक है। वहाँ पे लिख लो, अगर नोट डाउन करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। 6 नैनोमीटर 6 nm जो है माइक्रोफिलामेंट्स का डायामीटर होता है, ठीक है। अब इनके अंदर माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर दो प्रोटीन होते हैं जो हम लोगों ने मसल सेल्स के अंदर भी पढ़ा था ना कि एक्टिन और मायोसिन होता है, ठीक है। तो एक्टिन एंड मायोसिन जो है ये दो प्रोटीन्स ये माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं। एक्टिन क्या होता है, थिन होता है, और मायोसिन क्या होता है, थिक फिलामेंट होता है, ठीक है। दोनों जो है कुल मिला के क्या करते हैं, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं हमारे सेल को, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पे, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है ये ज़्यादातर हमको एनिमल सेल्स में ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट से थोड़े बड़े रहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और इनका डायामीटर होता है 10 nm, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है इनका डायामीटर होता है 10 nm, ठीक है। और ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन से बने हुए होते हैं जैसे कि केराटिन एंड डेस्मिन। केराटिन और डेस्मिन नाम के जो प्रोटीन्स हैं उनसे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है बने हुए होते हैं, ठीक है। इसके ज़्यादा डिटेल में और नहीं हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स पर, ठीक है। ट्यूब्यूल्स है मतलब ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है इनका, ठीक है। अब ये जो होते हैं इलोंगेटेड, अनब्रांच्ड और सिलेंड्रिकल ट्यूब्यूल्स होते हैं। देयर डायामीटर इज अबाउट 25 nm, ठीक है। किसके, माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो डायामीटर होता है दैट इज अबाउट 25 nm। और क्योंकि ट्यूब्यूल्स हैं अंदर हॉलो होते हैं, ट्यूब है अगर तो ट्यूब तो अंदर से हॉलो रहेगा ही, तो एक्सटर्नल डायामीटर इसका कितना होता है, 25 nm रहता है। और इसमें जो बीच में हॉलो स्पेस होता है ना, हॉलो स्पेस का जो डायामीटर है वो 15 nm है, ठीक है। तो इंटरनली जो हॉलो स्पेस है उसका डायामीटर 15 नैनोमीटर है और एक्सटर्नली जो ट्यूब्यूल है ओवरऑल उसका डायामीटर कितना होता है, 25 nm होता है। और ट्यूब्यूल की जो वॉल है उसकी थिकनेस होती है 5 nm, ठीक है। 5 nm है, वहीं पर है, एडजस्ट होता है। ये जो भी हम लोग यहाँ पे डाटा लिख रहे हैं, जो भी नंबर्स लिख रहे हैं ना, ये सारा का सारा अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट नहीं है, ये चीज़ तुम लोग ध्यान रखना। इसके आगे अप्रॉक्स का कुछ साइन लगाना पड़ता है? लगाते हैं। जब कभी भी लिखोगे ना कोई भी डायमीटर या इस टाइप की चीज़ें लिखोगे ना तो वहाँ पे अप्रॉक्स लिखना ही होता है, ठीक है। अप्रॉक्स लिखते हैं उस पर, ठीक है। अदरवाइज, ठीक है, ये किस चीज़ से बना होता है, प्रोटीन्स होते हैं दो तरीके के, अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन नाम का प्रोटीन होता है। अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन नाम के प्रोटीन से ये जो ट्यूब्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये बनते हैं, ठीक है। ओवरऑल जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है, ठीक है, सभी का फंक्शन क्या होता है कि एक तो हमारा जो सेल है, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, एक बेस प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। अब स्पेसिफिकली मैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को यहाँ पर मेंशन करूँगी, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स को इसलिए मेंशन करूँगी क्योंकि इसके आगे देखो तुम लोगों के बुक में सीलिया एंड फ्लैजेला का टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। तो सीलिया और फ्लैजेला बनाने में माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज सीलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है,
सीलिया एंड फ्लैजेला जो है ये दो ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि बहुत फाइन होते हैं, थिन होते हैं, हेयर के जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अब ये मूवेबल होते हैं, मतलब कि इनके अंदर मूवमेंट करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब इनका मूवमेंट जो है कैसे होता है, इनमें मूवमेंट प्रोड्यूस होता है एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट के हेल्प से। मतलब कभी देखा है चाबुक कैसे चलता है, ठीक है, चाबुक में इस तरीके का स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो है, ऐसा मूवमेंट प्रोड्यूस करने का कैपेबिलिटी जो है वो सीलिया एंड फ्लैजेला के अंदर होता है, ठीक है। अब सीलिया एंड फ्लैजेला ऐसी चीज़ है जो कि हायर ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादातर देखने के लिए हमको नहीं मिलता है, ठीक है। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादातर हमको सीलिया और फ्लैजेला जो है वो देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलो अभी क्लास कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको एक बार देखेंगे ब्रीफ में, और फाइनली न्यूक्लियस और क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर दिया है बुक में उसको कवर करेंगे, और कल ये चैप्टर हम लोग कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। बस तुम लोगों का काम क्या है, तुम लोगों का काम है कि थोड़ा घर जाना और पढ़ के आना, ठीक है। सीलिया फ्लैजेला के स्ट्रक्चर को और जो न्यूक्लियस का जो भी डिटेल दिया है उसको तुम लोग थोड़ा सा पढ़ के आओगे, ठीक है।